इस वक्त न्यूज़ मैक्स की टीम मौजूद है मदरसा इस्लामिया अररिया में। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इलाके के जो मोतबर शख्सियात हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इलाके के क्या मसाइल हैं और उसके अलावा किस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है। कुछ उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद हैं, बासठ शख्सियात हैं इस इलाके की। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस बार ये देखने में आ रहा है कुछ ऐसे मुद्दे इलेक्शन में उठाए जा रहे हैं जो आम तौर पर बिहार में नहीं उठाए गए, जैसे नौकरी का मामला है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बात ये है कि हमारा जो हल्का है सीमांचल, उसका ये ज़िला अररिया, यहाँ के जो मसाइल हैं उन मसाइल को सामने रख कर के लोगों ने सियासत तो बड़ी तवील अरसे से किया, वक्फे से किया, लेकिन लोगों के जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़ाती ज़रूरियात से वाबस्ता मसाइल हैं उन मसाइल को ये लोग नहीं हल करते। ये लोग ऐन इलेक्शन के वक्त में सामने आकर के ऐसे इश्यूज़, ऐसे मुद्दा रखते हैं जिसकी वजह से सीधी सादी पब्लिक और आवाम मुतासिर हो के वोट तो करती है, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, मिसाल के तौर पे बेहतर से बेहतर तालीम, बेहतर से बेहतर सेहत, अच्छी से अच्छी लोगों की ज़िंदगी, और ख़ास तौर पे यहाँ बाढ़ से मुतासिर लोग और यहाँ के की बुनियादी इन तमाम चीज़ों में बेरोज़गारी, जिसकी वजह से यहाँ के लाखों लोग अपने घरों को छोड़ के अभी हालिया लॉकडाउन में भी बिल्कुल बाहर हरियाणा, मुंबई और जगहों के ऊपर जाते रहे, और फिर जब काम वहाँ नहीं मिला तो लौट के अपने घरों को चले आए। तो मेरे कहने की गरज ये है कि वो जो भी कैंडिडेट हो, जो भी उम्मीदवार हो, जिस पार्टी से भी हो, जिसको लोग अपने तौर पे चुने और मुंतखब करें, उनके जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि वो इलाके की बदहाली को दूर करने का, इलाके के अंदर तामीर का, तरक्की का और आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का, बेहतर ताल्लुकात का, धर्म, ज़ात, मज़हब के को पाट करके बेहतर यहाँ के इलाके की मैं तब्दील और इनकलाब लाने के लिए जो कोशिश करता हो, जो खरा उतरता हो, जिसके कलेजे में दिले दर्दमंद हो, ऐसे बंदे को मुंतखब। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही है कि इलाके के जो लोकल मुद्दे हैं, ख़ासतौर से बाढ़ का इन्होंने जिक्र किया कि बाढ़ को लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता, और पूरे इलाके में सीमांचल में बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेशनल कुछ इश्यूज लाए जाते हैं जिसमें लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप आलिम हैं, उल्मा बिरादरी किस तरह की जद्दोजहद कर रही है ख़ास तौर से मुसलमानों को एक मैसेज देने का? देखिए, उलमा बिरादरी की तरफ हमेशा नज़र रहती है हर मामले में, चाहे कोई कानून पास होता है या कोई बिल आती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस बार का मामला जो है उल्टा नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब उलमा का जादू नहीं चलने वाला है, और अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी रही है, चूँकि उलमा जो है नबी के वारिस होते हैं। नबी के वारिस का काम नबी से हट कर के नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे जवानों के बारे में आया है कि जब जवानों की उमंगों को देखा, जवानों के हौसलों को देखा, तो लिखा हुआ है कि तनाज़ल रसूल इला राई शुब्बान, अल्लाह के रसूल का वही मौक़िफ़ हो गया जो जवानों का मौक़िफ़ था। इस वक्त बिहार में जवानों की एक बड़ी ताकत है जो अपनी जवानी दिखाने जा रही है, और हम समझ रहे हैं कि उलमा और उलमा बिरादरी हो या मिली तंजीमें हो या इमारत शरिया हो, सबों ने हम समझते हैं, मेरा मौक़िफ़ है, मेरा ज़ाती ख़्याल है, हम किसी पर इसको ये नहीं कर सकते हैं कि सबों ने जो है सुकूत इख्तियार किया है और इस बार की सियासत को जवानों पर छोड़ दिया है, और जवान ही ये सियासी तकदीर लिखने जा रहे हैं और यही होने जा रहा है। और हम लोग खामोश हैं लेकिन जवान बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि जवानों पे जो बात आएगी या जो सियासी फ़ैसला होगा वो भी जवान ही होगा, और इलाके की तरक्की के लिए बहुत मजबूत लकीर बनेगी, और हमें इससे खुशी है कि बिल्कुल एक बड़ी बात इन्होंने कही कि उलमा इस बार बिल्कुल खामोश हैं, ख़ासतौर से बिहार की सियासत की अगर हम बात करें, और पहले अगर निगाह डालें जो पहले सियासत होती रही है बिहार की, तो देखने में यह आता था, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या रामविलास पासवान हों या नीतीश कुमार हों, तमाम लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में एक दाढ़ी टोपी वाला मौजूद रहता था। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि बिल्कुल दूरी बनाई हुई है तमामी सियासी पार्टियों में। तो एक बहस ये भी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं
मुसलमानों को तमाम ही पार्टियों के ज़रिए साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, उलमा हजरात का हमेशा सियासत में एक किरदार रहा है, अहम किरदार रहा है। आज आपका जो एतराज़ है कि नहीं उलमा बिरादरी खामोश है, ये एक सच्चाई की तरफ भी है, लेकिन चूँकि मुल्क के हालात और मौजूदा निज़ाम इस तरह हो गए हैं कि अब ज़्यादा शोर शगफ या किसी तरह का मेमोरेंडम या किसी तंजीम या मिली तंजीम की तरफ से या इस्लामिक तंजीम की तरफ से किसी तरह का कोई पैगाम निकालना या निकलवाना, ये भी एक जो है नुकसानदेह हो जाता है। आदमी इसके अमल में कोई दूसरा रद्द अमल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमों के अलावा इस हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी संगठनें हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो इस नाम पर दूसरा पैगाम दे देती है जो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहना कि उलमा बिरादरी खामोश है, खामोशी नहीं है, बल्कि उलमा बिरादरी के लोग हमेशा दूर अंदेश और खैर अंदेश रहे हैं। मुल्क के मफाद में, मिल्लत के मफाद में, कौम धर्म से ऊपर उठ करके हमेशा बात किए हैं। मुल्क की तरक्की, हमाजहती तरक्की, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक बिरादरी की, एक ख़ास की, क्योंकि हम लोगों का एक अक़ीदा है, ख़ास तौर पर उलमा तबका का इस अक़ीदा पर ईमान है कि हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हमारा मुल्क जमहूरियत पसंद है, हमारा मुल्क डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तमाम ज़ात धर्म के लोग एकसा हुकूक के मालिक हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई मुनाफरत नहीं है, यहाँ की ज़िंदगी ही अदल मसावत की ज़िंदगी होती है और ये हमारा पैगाम है। इस्लामी तालीम भी हमारी यही है और हम ये चाहते भी हैं यही चीज़। लेकिन आज के दौर में एक मखसूस जो है कौम को टारगेट करना या किसी मखसूस तबके के नाम पर वोट मांगना या वोट हासिल करना, हम जमहूरी मुल्क के निज़ाम के ख़िलाफ़ समझते हैं इसको, और हमारे आइन के दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है कि हम किसी कौम के नाम पर या किसी शख्सियत के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर हम इस चीज़ को हासिल करें। बिल्कुल, हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में रोज़गार बन रहा है। जिस तरह से तेजस्वी ने रोज़गार का वादा किया और उसके बाद अगले दिन बीजेपी ने उसका विरोध किया, लेकिन अगले दिन जब उनका मैनिफेस्टो जारी होता है 2 दिन बाद, तो उसमें नौकरी की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर इंटरनेशनल मीडिया में ये बहस शुरू हो गई है कि जो रोज़गार का मुद्दा बिहार में नहीं था वो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हाशियाई खित्ता है जनाब, जहाँ आप जिस वक्त जहाँ खड़े हैं अभी, ये सीमांचल कहलाता है। चूँकि ये सरहदी इलाका है, इसके 4-5 अजला पड़ोसी मुल्क नेपाल से सटा हुआ है और मिलता जुलता है। सरहदी इलाकों के बारे में एक बात बहुत मशहूर होती है कि कारोबारी लोग वहाँ जाकर कारोबार करते हैं, अपनी दौलत और इमारत को बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कल्लाश रहते हैं। ऐसा है, और यही बात है कि सीमांचल के ताल्लुक़ से सियासी पार्टियों ने भी इसको एक बंदरगाह ही समझ रखा है अब तक। बल्कि मैं बहुत शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सीमांचल मिली और सियासी तंजीमों की चरागाह रही है। अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने या किसी भी मिली जमातों ने इसको संवारने की कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया है जिसकी हम तारीफ़ कर सकें, तौसीफ़ कर सकें। बल्कि बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार, जिसने अपने पिछले 15 साल के दौरे क़यादत में बिहार को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसके दौर में भी बिहार का ये खित्ता, बिहार का ये इलाका सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तरक्की के मनाजिल, तरक्की का सफ़र तय नहीं कर सका। और ये आज़ादी से 70 साल 71 साल पहले उसकी वजह ये लगती है कि इलाके जहाँ जिस जगह खड़ा था वो वहीं खड़ा है। हम इसी बात को ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहेंगे। रोज़गार के, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, मुल्क में अमन व अमान नहीं है, जबर जुल्म का पहरा है, तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का देखिए, यहाँ जो मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उसका तरीक़ा थोड़ा निराला है। ये दूसरे अंदाज में है कि तरक्की नहीं होगी तो खुद ब खुद माशी तौर पे कमज़ोर होंगे। जब माशी तौर पर कमज़ोर होंगे, जाहिर सी बात है हम समाजी दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यही परेशानी है। तो क्या मानते हैं कि जानबूझ करके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम पॉपुलेटेड क्षेत्र होने की वजह से? जी हाँ, मैं पॉलिटिकल जो भी विंग हैं, पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं, उनके ज़िम्मेदारान से ये बात मैं आपके न्यूज़ मैक्स के ज़रिए से पहुंचाना चाहूँगा कि आप अपने मैनिफेस्टो में, अपने प्राण पत्र में और अपने सियासी एजेंडे में इस बात का जिक्र करते हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, असातिज़ा को तनख्वाह देंगे, रसोइया को तनख्वाह देंगे। लेकिन
آپ یہ ذکر کرنے سے کیوں چوک جاتے ہیں یا کیوں کتراتے ہیں کہ سیمانچل کی ترقی کے لیے ہم خاص پلان اور خاص منصوبے بنائیں گے؟ مہانندا بیسن کی اشد ضرورت ہے، جس کو یہاں کے اس پورے علاقے کے مقبول عام رہنما سیمانچل گاندھی کے لقب سے ملقب الحاج تسلیم الدین نے بڑی ہی تگودوں کے ساتھ شروع کروایا تھا یو پی اے 1 کے دور میں۔ اس پہ کام بھی شروع ہوا، بعد کے دنوں میں پیسے بھی ریلیز ہوئے، لیکن سب لوگ مل بانٹ کر پیسوں کو کھا گئے ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایک مہانندا بیسن بن جائے تو سیلاب کی جو مطلب کہ یہاں پہ تباہ کاری ہوتی ہے اس سے پورا علاقہ بچ جائے گا۔ بہت سمپل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ندی کے کنارے دونوں طرف باندھ باندھے جانے ہیں، ان دونوں کناروں پہ پھر سڑکیں بننی ہے، ندی کو گہرا کر کے پانی کے روانی کے لیے اس کو جگہ دینا ہے، یہی ایک کام ہے، بہت زیادہ کام نہیں ہے۔ ندی کٹان کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ عوام کے املاک کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ کئی سرکاری اسکولز اب کی بار ہوا ہے۔ سکٹی میں ایک اسکول تقریباً 20-25 کمروں کا تھا، وہ پوری کی پوری عمارت ڈھہ گئی۔ تو یہ اس طرح کی صورت بالکل یہ علاقے کی سمسیا پر بات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس وجہ سے اس علاقے کی جو بدحالی ہے اس کے لیے ذمہ دار تمام ہی لوگ ہیں، چاہے کسی کی بھی سرکار رہی، لیکن اس علاقے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن کیا گیا۔ جی ابھی جیسا عبدالغنی صاحب فرما رہے تھے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارریہ ضلع میں جو ہے 6 اسمبلی آتے ہیں۔ ارریہ صدر ہے، اس کے بعد جوکی ہاٹ، سکٹی، آپ کا رانی گنج، فورویس گنج، نرپت گنج۔ تو میرا تعلق جو ہے سکٹی اسمبلی حلقہ سے ہے، اور وہ بالکل سرحد پر واقع ہے، اور میرا مکان بس یہ کہہ لیجیے 50 قدم کے فاصلے پر ہے، اور ہاں ادھر یہ ہے، اگر میں وضو کرنے کے لیے بیٹھوں تو بہتا ہوا پانی نیپال جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو ہے ایک نونا ندی ہے وہاں پہ، لوگ جو ہے بہت زیادہ آج سے نہیں، کانگریس کے جب ایک آزادی کے بعد سے جو ہے کانگریس کی حکومت رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کانگریس یہ کہتی چلی جائے کہ ہم نے بہت ترقیاتی کام کیے ہیں یا اس علاقے کو ہر میدان میں آگے لے گیا ہے۔ وہ سب صرف ایک کہنے کی یا چناوی مدعے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو پھسلانے کے یا لالچ دینے کے لیے ان کے ووٹ بینک کے طور پر یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ ابھی میں بتا دوں کہ وہ ندی کا دھارا جو رخ موڑ لیا، اور رخ موڑنے کی وجہ سے لگ بھگ 14-15 درجن گاؤں اس میں سما گئے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، گاؤں ندی بن گئی ایک دم بالکل، اور لگ بھگ میرے خیال سے ہزاروں ایکڑ زمین میں جو دھان کی فصلیں لگی ہوئی تھی سب تباہ ہو گئی۔ لیکن کوئی بھی، جبکہ الیکشن کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ سکٹی کے جو ایم ایل اے ہیں، رکن اسمبلی ہیں، ان کا گھر بھی کوئی خاص دور نہیں تھا، لیکن وہ بھی نہیں پہنچے۔ لیکن سکٹی کے جو خاص کر پنچایتی راج کا نفاذ ہے، تو ضلع پریشد کا کوئی رکن نہیں پہنچا، یہاں تک کہ ضلع پریشد چیئرمین تک نہیں پہنچے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ شاید 5واں یا 6واں ٹرم آنے والا ہے پنچایتی راج کا، تو جو ضلع پریشد کے چیئرمین ہیں، وہ یہ سکٹی کو فخر حاصل ہے کہ وہیں کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ضلع پارشد جیت کے آتا ہے، وہی ضلع پریشد چیئرمین اور صدر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور لوگوں کو میں کافی اس کی وجہ سے ناراضگی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اس لیے میں اس وقت سکٹی ہی میں تھا۔ تو گویا کہ سیلاب کے علاوہ تعلیم کی بھی حالت بہت بری ہے یہاں پر، ہے نا۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے۔ بات تو لوگ کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بالکل، لوگوں سے ہماری بات ہوئی، جس طرح سے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوکل مسائل ہیں، جو لوکل پریشانیاں ہیں، وہ ایک اہم مدعا چناؤں میں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی چیزیں آتی نہیں ہیں، ہو نہیں پاتا ہے لوکل مدعا۔ نیشنل مدعے اوپر سے پارٹیوں کے ذریعے سے لاد دیے جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہر بار چناؤ ہوتے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس بار جو کچھ مدعے نئے اٹھائے جا رہے ہیں، روزگار کا مدعا اٹھایا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا مدعا جو اٹھایا جا رہا ہے، وہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اریرے سے کیمرہ پرسن کوثر الوی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔